अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 11th फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 2 है, फोर्स एंड मोशन, जिसका टॉपिक इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड किए थे किसी वेक्टर के, ठीक है। अब वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। आपको इस चैनल पर फिजिक्स के साथ मैथ्स की भी वीडियोस इंशाल्लाह मिलेंगी, जो कि काफ़ी अपलोड भी हो चुकी हैं। आप उसको ज़रूर विजिट करें, इंशाल्लाह वो भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से फाइंड आउट करें। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था ना, उसमें बेसिकली हमने किया ये था कि ये हमारे पास एक वेक्टर था, हमने इसके दो कंपोनेंट्स बनाए थे। एक कंपोनेंट हमने बनाया था यहाँ पर, जिसे हमने नाम दिया था वाई कंपोनेंट, तो ए वाई कह दिया इसे, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग है। और एक बिल्कुल इसके नीचे ये वाला कंपोनेंट था, जिसे हमने ए एक्स कह दिया था, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। और हमने क्या किया था कि इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया था। तो जब इनकी वैल्यूज फाइंड की थी तो हमारे पास वैल्यू आई थी, जो ए वाई था ना, वो बराबर आया था ए साइन थीटा के। इसी तरीके से जो ए एक्स था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी ए कोस थीटा के। तो इस तरीके से मैंने अपने वेक्टर ए की मदद से उसके कंपोनेंट्स को कैसे फाइंड करना है वो वाले फॉर्मूले बना लिए थे। अब थोड़ा उल्टा केस है। अब हम क्या करेंगे कि अपने इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करते हुए हम वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। मतलब कि मुझे अभी इस वेक्टर का नहीं पता कि ये वेक्टर कहाँ पे होगा, बस इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स पता है, एक एक्स कंपोनेंट का और एक वाई का। मुझे क्या करना है, इन कंपोनेंट्स की मदद से फाइंड आउट करना है कि जो वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब है इसकी लेंथ कितनी होगी, और डायरेक्शन का मतलब क्या है, इसका एंगल कितना होगा। तो इन कंपोनेंट्स की मदद से ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट की जा सकती हैं, बेसिकली आज हमारा यही टॉपिक है। तो सबसे पहले मुझे अपने वेक्टर को फाइंड करना है। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने ए का नाम दिया हुआ है, और ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को नाम हम पी का दे देंगे, क्योंकि बुक में भी यही नाम है। तो मैं बुक के नाम को फॉलो कर रहा हूँ, ताकि आप उसके साथ जब इसको टैली करें तो आपके लिए कोई मुश्किल काम ना लगे आपको। तो ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये इसके दोनों कंपोनेंट ए वाई और ए एक्स है। इनको पहले इनकी मदद से मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, फिर डायरेक्शन फाइंड करूंगा। क्योंकि किसी भी वेक्टर को फाइंड करना है तो दो चीजें चाहिए होती है वेक्टर को, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, दूसरी डायरेक्शन चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड इसकी कैसे आएगी। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए एक बहुत फेमस थ्योरम है, जिसे हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। हम उस थ्योरम को यूज करेंगे। तो मैं यूज करने जा रहा हूँ यूजिंग पैथागोरन थ्योरम। तो पैथागोरस अक्सर इसकी प्रोनाउंसिएशन पैथागोरस ही होती है उर्दू में। तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम के पैथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। लेकिन पैथागोरस थ्योरम होता क्या है ये भी अब आपको बता देते हैं हम। पैथागोरस हमें ये कहता है कि अगर आपके पास कोई राइट ट्राइंगल है, जैसे कि ये वाली ट्राइंगल है, आप क्या कर सकते हो, इस राइट ट्राइंगल का अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्केयर लेते हो ना, हाइपोटेन्यूज का आप स्केयर ले लें, वो किसके बराबर आएगा, आपके बेस के स्केयर प्लस उस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के स्केयर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास पैथागोरस का थ्योरम। अब इसी पैथागोरस के थ्योरम को इस पे अप्लाई करता हूँ। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, ए है, तो हाइपोटेनियस की जगह पे आ जाएगा ए। अच्छा, डायरेक्ट ए अभी नहीं लिखते, यूं करते हैं, इनके पहले नाम लिख लेते हैं। तो हाइपोटेनियस मेरे पास ये वाली लाइन है, ये लाइन क्या है, ओ से पी तक। तो हाइपोटेनियस की जगह पे मैं लिख दूंगा ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस कौन सी लाइन है, ये नीचे वाली लाइन होती है, तो ये ओ से एम तक है, तो बेस की जगह पे आ जाएगा ओ एम का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है वो मेरे पास एम से पी तक है, तो आप इसे लिख लें एम पी का स्क्वायर। इसे पी एम भी लिखा जा सकता है या एम पी भी लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। अब मैं इनकी जगह पे इनकी वैल्यू लिखता हूँ। ओ से पी, ये देखिए ओ से पी जो था वो इससे हमने ए का हुआ था उस वेक्टर को, तो इसकी जगह पे ए आ जाएगा, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम, ओ से एम,
ये मेरे पास ax है तो इसकी जगह पे ax का स्क्वायर आ जाएगा प्लस mp वाली जो लाइन है उसे हमने ay कहा हुआ है तो यहाँ पे ay का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मुझे बेसिकली क्या फाइंड करना है, इस वेक्टर a को फाइंड करना है, वो ये लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा और अंडर रूट जो होता है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देता है तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इनका स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, ये एज इट इज ही आएंगे। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि क्यों नहीं कैंसिल होगा, ये बात ध्यान में रख ले। अंडर रूट के अंदर वो सिर्फ एक वैल्यू का स्केयर कैंसिल आउट होता है, मतलब कि वो सारी एक ही वैल्यू का ऊपर स्केयर होना चाहिए। जैसे कि अभी ये जो स्केयर है इसके ऊपर अलग गया, इसके ऊपर अलग है, बीच में माइनस आ गया तो ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं। अगर इस तरीके से लिखा होता, फर्ज करें अगर यूं लिखा होता, यूं ब्रैकेट होती, ब्रैकेट के बाहर लिखा होता स्केयर, अब ये जो स्केयर है इस पूरी एक वैल्यू का स्केयर है, होल स्केयर है, और ये किसी के साथ प्लस माइनस भी नहीं हो रहा, तो एक ही स्केयर है पूरी वैल्यू का, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस केस में तो कैंसिलेशन हो जाती है, लेकिन ये जो केस है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आप देखेंगे हर एक का स्केयर सेपरेट है, तो जब अलग अलग स्केयर होता है तो फिर उसकी कटिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन चुका है इस वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का। तो उम्मीद है कि ये मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे ये हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अब दूसरी एक आखिरी चीज रह गई है कि एक वेक्टर मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल जाएगी इस फॉर्मूले से कि हमें इस वेक्टर की लेंथ कितनी रखनी है, लेकिन दूसरी चीज हमें डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन का मतलब है ये थीटा एंगल चाहिए हमें। तो अब बात करते हैं कि हम इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम जो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टेन थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशो। टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारे पास होती है टेन थीटा निकालने की वैल्यू, फॉर्मूला करने की ये होता है। अब ये हम क्यों टेन थीटा को ही क्यों यूज करते हैं एंगल फाइंड करने के लिए, इसके ऊपर मैं बात करूंगा लास्ट पर। पहले मैं अपनी इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करता हूं। तो देखिए परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, ए वाई, जो सीधी लाइन होती है ना उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, जो 90 के एंगल पे जाती है, तो वो ए वाई है, तो इसलिए परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा ए वाई। डिवाइड बेस होती है हमारे पास नीचे वाली लाइन, और वो मेरे पास क्या है, ए एक्स, तो उसकी जगह पे आ जाएगा ए एक्स आ जाएगा। यहाँ पे चलता आ रहा था मेरे पास टेन थीटा। मुझे फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन बेसिकली क्या होता है, ये एंगल, जिस एंगल पे वेक्टर जा रहा होता है वही डायरेक्शन होती है। तो मतलब मुझे थीटा को फाइंड आउट करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए टेन को मुझे दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, और टेन जब इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, टेन इधर आगे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स ऊपर आ जाएगा ए वाई, डिवाइड नीचे आ जाएगा ए एक्स। तो इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूला बन गया किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पे ये बात कि हम टेन थीटा है ई को क्यों यूज करते हैं, देखिए ये जो वेक्टर है ना ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, उनके दरमियान में ये वेक्टर लाई करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, टेन थीटा यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास हमारा वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। ठीक है, यही चीज अभी हमने यहाँ पर भी लिखी थी, देखिए। तो इसकी डायरेक्शन भी क्या आएगी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग जाते जाएंगे तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इसको समझने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। लेट्स सपोज जी आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है पी तक। ठीक है, तो आप किस तरीके से पहुंचेंगे, आप पहले कुछ मूव करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक आपने एक्स एक्सिस पे मूव किया, उसके बाद आप मजीद कितना मूव करेंगे, ऊपर वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, तो फिर आप यहाँ पे वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो आप कहाँ पे पहुंचेंगे, अपने पॉइंट पी पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए मुझे अगर इस पॉइंट पर पहुंचना है तो मुझे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज को पता होना चाहिए, दोनों की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली उनके एक्सिस के ऊपर मूव करना पड़ेगा, फिर मैं उस पॉइंट पे पहुंचूंगा। तो यहाँ से यही बात समझ आती है कि किसी की भी डायरेक्शन फाइंड करनी है आपने, तो सिंपल तरीका क्या है कि आप उसका जो एक्स और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू मौजूद है उनको डिवाइड कर दें और आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। और ये जो काम होता है ये सिर्फ टेन थीटा के अंदर ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये चीज समझ चुके होंगे कि हम टेन थीटा को क्यों यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर वाई कंपोनेंट भी आ जाता है और एक्स कंपोनेंट भी
आ जाता है। और हमारा जो वेक्टर है ये भी बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में ही होता है, इसलिए हम इसी को यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्स और वाई दोनों ही आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने फाइंड आउट करने का तरीका सीख लिया कि किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से कैसे फाइंड किया जाता है। तो वेक्टर को फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो देखिए मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में सिंपल क्या यूज हो रहा है, ए एक्स और ए वाई, मतलब कि हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका बना लिया। अब मैग्नीट्यूड के बाद हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है, तो डायरेक्शन के लिए भी हमने ये फॉर्मूला बना लिया। अब इस फॉर्मूले में भी देखें उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, तो उन्हीं कंपोनेंट्स की मदद से डायरेक्शन भी फाइंड करने का तरीका सीख लिया और उन्हीं कंपोनेंट्स की मदद से मैग्नीट्यूड फाइंड करने का भी तरीका सीख लिया। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। कहीं पे इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो आगे शेयर भी करते जाएं और हमारी मैथ की वीडियोस को भी देखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।